देखिए। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है यहीं के लोकल निवासी अंकल जी। अंकल जी, स्वागत है आपका सबसे पहले तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया हो। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बंदरोल और नदी की तरफ आया हुआ हूं मैं। ये मेरे पीछे जो आप दायरा देख रहे हैं ये ब्यास नदी है और जब जुलाई और अगस्त के महीने में जो फ्लड आया था तो उस टाइम इसका दायरा कितना बड़ा था और अब नदी कितनी रह गई है। इस वक्त उतरा हूँ मैं बंदरोल से नीचे जो डाउन है ब्यास नदी की ओर, और यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसा नज़ारा है। ये देखिए, अब ब्यास का जल स्तर काफ़ी कम है और नदी बहुत डाउन चली गई है। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, तो ये पट्टी के साथ आप देख सकते हैं इस पूरे दायरे में बाढ़ के टाइम पे पानी था, पूरे दायरे में, और उसके कुछ निशान भी यहाँ मौजूद है जिससे यहाँ काफ़ी पेड़ पौधों को नुकसान हुआ था। और ऊपर से ये बंदरोल जो नेशनल हाईवे है उसके साथ यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली का रोड भी उतरता था, जो ये कटिंग हो चुकी है उस रोड की भी। ये देख रहे हैं आप सामने, काफ़ी ज़्यादा खुला दायरा है। यहाँ इस टीले के ऊपर पड़ता है काइस गोम्पा मोनेस्ट्री है, बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है, और नगर रोड इसी साइड से जाते हैं। और ये जो ऊपर टॉप देख रहे हैं ये सोयल गांव का इलाका पड़ा। वो जो टॉप पे आप विलेज देख रहे हैं सोयल 1 है, ये सोयल 2 उसके पिछली तरफ है। नीचे वाले ये पॉइंट ये काइस और आगे जाते हुए करारसू पड़ते हैं, और ये हम इस समय बंदरोल वाली साइड। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ ब्यास के किनारे पर। तो चलिए आज कुछ ब्यास के इतिहास पर चर्चा करते हैं। ब्यास नदी जो रोहतांग के नीचे से ब्यास कुंड से निकलती है, और इस नदी का जो नाम पड़ा वो महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने रोहतांग जो भृगुतुंग भी इसका वेदों में वर्णन है। तो यहाँ पर जो वेद व्यास जी ने जब तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर जो इस नदी का नाम भी ब्यास पड़ा, क्योंकि जहाँ से ब्यास बहती है तो ये वहाँ जहाँ से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्यास कुंड कहलाता है, और वहीं से ये आगे ब्यास नाम से जो नदी बनती है। बीच में इसके जो दूसरे कई ऐसे सहायक नदी नाले भी है, जैसे सोलंग नाला, अपना सरवरी नाला, जगत सुख नाला, तो जिसमें कि बाकी नालों का भी पानी आता है, और ये बहुत बड़ी नदी बनती है आगे तक। तो ये रोहतांग से होकर के हिमाचल, पूरे हिमाचल से बहती हुई, जो हमारे मंडी और कांगड़ा के इलाकों से बहती हुई, ये सीधे पंजाब में एंटर करती है। और दो जो मेजर इस पे जो डैम है, एक जो हमारा औट के पास जो हमारा लारजी डैम, उसके बाद हमारा पंडो डैम, और उसके बाद जो पौंग डैम। तो जो 3 बड़े मेजर डैम जो इस नदी पर बने हुए हैं, और जहाँ से काफ़ी मात्रा में जो बिजली भी पैदा की जाती है। संस्कृत में इसे अरिजिकिया भी कहते हैं, और एक नाम इसका विपाश भी है। विपाश मीन्स जिसने पाश को काटा हो, यानी कि पाश मीन्स बंधन। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो हमारे ऋषि वेद व्यास जी हुए थे, तो उनके जो पुत्र जो ऋषि विश्वामित्र ने एक राक्षस जो स्पेशली मतलब कि क्योंकि विश्वामित्र जी जो वेद व्यास जी के साथ उनकी खास बनती नहीं थी, तो वो दोनों एक दूसरे को जो थोड़ा अपने से ऊंचा दिखाने की होड़ में लगे रहते थे। तो वैसे वेद व्यास जी तो बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी थे, और विश्वामित्र जी उनका पार पाने में असमर्थ थे। तो होता क्या है कि इसका जो हमारे वेदों में इतिहास में भी उल्लेख है कि विश्वामित्र जी एक
यज्ञ के द्वारा एक राक्षस की उत्पत्ति करते हैं और वो राक्षस जो है वेद व्यास जी के 100 पुत्रों को खा जाता है, उन्हें मार देता है। तो इसी दुख में वेद व्यास जी अपने आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं अपने पुत्रों को खोने के गम में, और वो अपने आप को बांध करके इस नदी में एक तरह से जंप कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि व्यास की लहरें उन्हें वापिस से बाहर पटक देती है ज़मीन पर, और जो उनके बंधन जो उन्होंने बांधे हुए थे उनसे मुक्त कर देती है कि भाई व्यास एक तरह से आकाशवाणी होती है कि अभी आपका जो जीवन का अंत समय नहीं है, क्योंकि अभी आपने सृष्टि को ज्ञान देना है। तो उसी फॉर्म में जब व्यास जी जो बंधन मुक्त हुए थे, इस नदी ने जो बंधन मुक्त किया था इस नदी की लहरों ने, तो उसी पाश को काटने को लेकर के इसे विपाश कहा गया, जो कि अब बाद में बदलते बदलते विपाशा तक पहुंचा। तो विपाश यानी कि बंधनों को काटने वाली नदी, तो इसकी इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और सिकंदर जब विश्व विजय की और अभियान पर था अपने, तो कहते हैं कि व्यास नदी ही थी जिसे वो पार नहीं कर पाया था, और उसके ज्योतिषियों ने भी मना किया था उसे कि भाई अगर आप व्यास को लांघेंगे या इसको पार करेंगे तो आपकी पराजय हो सकती है। तो खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन ये व्यास नदी, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पूरी कुल्लू घाटी को ये एक तरह से जीवन रेखा कुल्लू घाटी की आप इसको कह सकते हैं। इसके आसपास कुछ जो ऐसी वैलीज जैसे हमारी कुल्लू घाटी हो गई, हमारी मनाली वैली हो गई, पतलीकुल हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जो इसके आसपास बसे हैं, और सिंचाई के माध्यम से, कृषि के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस नदी की है। तो ये है हमारी व्यास नदी। ये भेड़े चरा रहे हैं, यहाँ के लोकल निवासी है। अभी मुझसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बारिश ना होने की वजह से अभी हरे घास की समस्या है। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है यहीं के लोकल निवासी अंकल जी। अंकल जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अंकल जी अपना नाम बता दो। ओम प्रकाश जी। अंकल जी यहीं बवेली से ही है। मैं यहीं शूट कर रहा था तो भेड़ों का रेवड़ दिखा, मैं चलो अंकल जी के साथ दो बातें भी कर लेते हैं। तो अंकल कितना टाइम हो गया आपको? हमारे को तो बेड़चा से तो बचपन से ही है जी। तुम्हारा बेड़ तो अंकल क्या एक्सपीरियंस है आपका, जितने टाइम भी आपने काम किया और अलग अलग जगह आप घूम के आए हो, तो थोड़ा सा हमें बताओ इसके बारे में। ज़्यादातर सर्दी में तो हमारे को ऐसे दिक्कत हो जाता ना, क्योंकि यहाँ घास होता नहीं है, बारिश कम होती है जी। जब लोल चले जाते हैं, लोल में फिर वो दूसरा घास होता है, जी जी जी। नीरू बोलते हैं। नीरू घास नरम होता है, नरम होता है जी जी। वो ताकतवर भी होता है जी। और भेड़ बकरी के लिए सेहतमंद भी होता है। सेहतमंद। एक आप अभी बता रहे थे कि जैसे बारिश नहीं हुई, हाँ, और उस वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है इसमें। बारिश में नुकसान ज़्यादा होता है ना जी। घास होता है नहीं जी। फिर हमारे को फिर दाना इकट्ठा करना पड़ता है, मक्की वगैरह, कोई ये चना वगैरह, जी, जौ वगैरह जी, फिर वो मिक्स करके हम खिलाते हैं जी। तो अभी आप लास्ट टाइम कब गए थे लाहौल साइड? लाहौल तो जाते हैं हम अभी सावन महीने में। जी। सावन हमारे अगस्त के आसपास। अगस्त के जी, आसपास। जुलाई अगस्त के आसपास। और वापसी कब होती है आप? वापसी तो हमारा ये होता है कार्तिक में। कार्तिक यानी कि 14 सितंबर के आसपास तक। तो अंकल लास्ट आपका जो पॉइंट रहता है वो लाहौल में कहाँ तक रहता है? हम जाते हैं डिंडिंग, जो ग्रामपुर के आसपास के इलाके है। ग्रामपुर के आसपास साइड में। तो उसमें आपका कितना टाइम टोटल वहाँ लगता है हमारा 1 महीना 17-18 दिन, लगभग 2 महीने मान लीजिए। 2 महीने मान के चलो आप। और इस टाइम भीड़ कितनी होती है आपके पास? उस टाइम होता है हमारा 700-800, 700, 800, 900। ये दे के होता है ना, कभी जैसे हमारा जो पब्लिक है पीछे, हाँ जी, अब किसी के पास 20 भेड़ होता है, हाँ जी, अब जाते जाते 20 में वो घटा देते हैं जी, कभी 10 ही रह जाता है। ठीक ठीक। उस कर होता है कभी 600, कभी 700, कभी 800। तो यानी कि काफ़ी बढ़िया काम चलता है फिर। हाँ, काम अच्छा चलता है। तो जो घास यहाँ के मुकाबले वहाँ अच्छी नहीं, वहाँ ज़्यादा ताकतवर है ना, ताकतवर होती है। वहाँ ज़्यादा। तो इस वक्त अंकल आपके पास भेड़ें कितनी? इस टाइम में हमारा 50 भेड़ है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे आसपास भेड़िया ही है, हम बैठे हुए थे साइड में अभी हमारे साथ साथ में काफ़ी भेड़े यहाँ पर। तो एक भेड़ की कीमत अगर बढ़िया अगर नस्ल की, बढ़िया नस्ल का तो ये तो चलता है, देख देख के चलता है। ऐसे जैसे ये एवरेज जाएगा, ये जाता है इस टाइम 8 या 9 जाता है। जी।
और जो जैसे जैसे वो तकड़ा भेड़ हो, यहाँ काला भेड़ है जी पल्ली साइड को होगा। मिलाए छोटा भेड़ का बच्चा, और देखिए बहुत ही प्यारा है। ये हमारा लोकल कल्चर, हमारे यहाँ के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कारोबार भी है, उनका ये परिवार भी है। और ये देखिए भेड़ का नन्हा बच्चा बड़े ही आराम से इनकी गोद में बैठा है, बिल्कुल इनके माहौल में पला बड़ा। वह टूरिस्ट होते हैं बिल्कुल खुश इनको पकड़ करके। टूरिस्ट वगैरह भी जब आपको देखते होंगे तो वो भी बीच में रुकते हैं, फिर छोटे बच्चे को फोटो खींचने के लिए। मनाली में आप जाएंगे इस टाइम अंकल जी, आप चलो ये तो लोकल है यहीं के, लेकिन मनाली में जो बिजनेस के पर्पज से बैठते हैं तो वो एक फ़ोटो को मेरे ख्याल 50 से 100 रुपये भी लेते हैं, 50 से 100 रुपये भी लेते हैं। चलो हम लकी है, हमको यहाँ पूरा झुंड मिला हुआ है और अंकल जी के गोद में बड़े प्यार से, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखिए।